आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का। सबसे पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर में कुछ बेसिक्स इस्तेमाल होंगे ऑफ प्लांट किंगडम। स्पेशली वो वाला पार्ट एंजियोस्पर्म का, इवन दो इसमें कुछ पढ़ाया नहीं था ख़ास, बट एंजियोस्पर्म के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस जो है ना इस्तेमाल की गई थी। और जब मैं डिस्टिंक्शन बोलूँ तो इसका मतलब है हमने कंपैरिजन पढ़ा था प्लांट ग्रुप्स के ऑन वेरियस फीचर्स पे हमने बेसिकली प्लांट ग्रुप्स का कंपैरिजन देखा था, है ना। तो वही एक बार देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये पढ़ के आना है। मैं अभी पढ़ाऊँगी नहीं, इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो तो मैं पढ़ा दूँगी, बट अभी ये आपको आना चाहिए फॉर बेसिक नॉलेज। लाइफ साइकिल, एम्ब्रियो प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है, अगर मैं बताऊँ तो प्रेजेंट होती है। इस चैप्टर में जो है हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। एंड वी नो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, वो वाले एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स, बताइए। ठीक है, तो कौन सा होता है फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स? ये तो आपको आता होगा, एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स की डिप्लॉन्टिक होती है एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, डिप्लॉन्टिक होती है। एंड ये सीडेड प्लांट होता है, दैट इज़ फेनेरोगैमस में आता है। एंड वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगैमी टाइप की होती है, दैट इज़ वाटर के थ्रू, साइफोनोगैमी। ये उस चैप्टर में हमने पढ़े थे। एंड गैमीट नॉन मोटाइल होता है इसमें, गैमीट नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? गैमीट इज़ नॉन मोटाइल। एंड स्पोरी फॉर्मेशन एंडोस्पोरी होती है। एंडोस्पोरी मतलब अंदर, इनसाइड द बॉडी, नॉट आउटसाइड। एंड मियोसिस जो होती है स्पोरिक होती है, मतलब स्पोर के थ्रू। एंड मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब एंथेरिडियम एंड फीमेल मतलब आर्केगोनियम, ठीक है, एंथेरिडियम आर्केगोनियम। एंड ट्रैकीड्स वगैरह सारे वैस्कुलर टिश्यू मैंने बता दिया कि प्रेजेंट होता है, तो मतलब ट्रैकीड्स, वेसल, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ये सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमारा इस चैप्टर में एक और चीज़ इस्तेमाल होने वाली है, एंड दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल, हमने, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में अभी वापस रिवाइज करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट जो हमें आना चाहिए वो होती है कुछ बेसिक्स ऑफ मॉर्फोलॉजी इन प्लांट किंगडम कह रही हूँ, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स आना चाहिए हमें, 11th का चैप्टर, राइट। तो ये सब तो हो गया हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप का, जो मुझे आप लोगों को बताना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एनीवेज, हम इस चैप्टर पे आते हैं वापस। तो हम लोग कुछ एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, राइट, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, राइट, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पता है कोई भी प्लांट बॉडी होती है, दो टाइप की होती है। प्लांट, कोई भी टाइप का प्लांट होगा, हमें पता है ग्रुप्स होते हैं प्लांट किंगडम के, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एंड ऐसे और भी बहुत होता है ना। तो एंजियोस्पर्म या कोई भी हो गई तो उसकी दो बॉडीज़ होंगी। तो यहाँ पे हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसकी दो बॉडीज़ होंगी, स्पोरोफाइट, ये हमने पढ़ा था 11th में, एंड गैमीटोफाइट,
गैमीटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट होती है, ये एक रिवीजन दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड। एंड जो गैमीटोफाइट होती है वो रिड्यूस्ड होती है यहाँ पे। अब मैं जब भी रिड्यूस्ड बोलूँ ना, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी अगेन 12th का पूरा सिलेबस शुरू होगा, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो 11th से आपको आना चाहिए। तो रिड्यूस का मतलब होता है डिपेंडेंट, या बेसिकली कोई भी सेल के पास अगर कम सेल्स, कोई भी बॉडी के पास अगर सेल्स कम बने, ऐसी बॉडी को हम रिड्यूस बॉडी कह देते हैं, ठीक है। और इस केस में रिड्यूस का ये भी मतलब है कि ये डिपेंडेंट बॉडी होती है। ये अलग से पॉइंट लिख लियो, डिपेंडेंट बॉडी होती है, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, स्पोरोफाइट, राइट। एंड ये जो स्पोरोफाइट होती है, नाम से ही पता चल रहा है स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग। वाइल गैमीटोफाइट जो होती है गैमीट प्रोड्यूसिंग होती है, नाम से ये तो पता है, गैमीट प्रोड्यूसिंग। अब स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट में क्या क्या आएगा इस चैप्टर में, हमें यही याद करना है कि स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है ना। गैमीटोफाइट भी देखेंगे, अभी स्पोरोफाइट की बात करते हैं। तो स्पोरोफाइट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं एंजियोस्पर्म के, तो आता है रूट, आता है स्टेम, आता है लीफ, आता है एंड फ्लावर आता है। तो ये जो सारे हैं, ये सारे जो है ना स्पोरोफाइट के बॉडी के ही पार्ट होते हैं। लीफ हो चाहे वो स्टेम हो, या रूट है, ये फ्लावर। अब फ्लावर जो है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन अ प्लांट या एंजियोस्पर्म, प्लांट कह रही हूँ, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं यहाँ पे करते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये जो रूट, स्टेम, लीफ हो, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे, वेजिटेटिव। एंड ये जो फ्लावर हो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें कुछ बातें करनी है। मतलब ये जब तक नहीं समझेंगे ना, ये मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, बट ये आना चाहिए हमें, देन ओनली हम लाइक समझ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। ये बेसिक है। ये 4 वॉल्स होते हैं एक फ्लावर में, 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम। अच्छा, मैंने कुछ कॉमन चीज़ें देखी है, मैंने जब प्लांट किंगडम को कनेक्ट करवा दिया ना इस चैप्टर से, तो कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। मैंने नहीं करवाया, मतलब होता ही है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट में ही एक टाइप का प्लांट ही है एंजियोस्पर्म, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक चीज़ में, एंथेरिडियम एंड एंड्रोइशियम। एंथेरिडियम बहुत डिफरेंट चीज़ है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। एंथेरिडियम जो है मेल पार्ट होता है, वाइल एंड्रोइशियम जो है ना वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर से रिलेटेड है, और ये एंथेरिडियम तो बेसिकली अलग ही हो गया बिल्कुल, ठीक है। एनीवेज, एंड फोर्थ वर्ड होगा गाइनोइशियम। तो ये कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अब इन सब की यूनिट्स भी आपको पता रहनी चाहिए। यूनिट्स मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ऑब्वियसली नहीं, हम फिजिक्स पढ़ना पड़ा। यूनिट मतलब कैलेक्स, ये सब जो है ना ये वर्ल्ड्स होता है। वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कोई भी सर्कुलर फैशन में अगर बनी हो उसको हम कह देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ्लावर है, सनफ्लावर मान लो, कोई भी फ्लावर है, तो ये पेटल्स इसके अराउंड ऐसे घूमी नहीं है, एक सर्कुलर फैशन, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसे रखी हुई हैं ये पेटल्स, ठीक है। तो ये पूरे पेटल्स के पूरे वर्ल्ड मतलब जो पूरा एक 360 डिस्प्लेसमेंट कर दिया ना एक, अगर हम फिज़िकली देखें, थोड़ा फिज़िक्स में घुस के देखें, तो एक पेटल है,
इसका डिस्प्लेसमेंट करवा दो 360 डिग्री से, तो एक वर्ल्ड बनेगा, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड बनेगा, ठीक है। इस समझने के लिए मैंने समझा दिया आपको, बट अगर आपको वैसे नहीं समझना है तो समझ लिए कि बहुत सारी पेटल्स एक सर्कुलर फैशन में लगी हैं एक ही बेस से। पॉइंट नहीं कहेंगे, पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। पॉइंट मतलब ऐसे 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 भी कह सकते हैं, कुछ रीज़न होता है। सर्कुलर बेस हम कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड है इसको, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि ये पूरा वर्ल्ड है, तो ये पूरी वर्ल्ड का नाम होता है कोरोला, ठीक है। अब देखा जाए तो ये वर्ल्ड किससे बन रहा है? पेटल से। तो कोरोला की यूनिट क्या होगी? पेटल। मतलब एक पेटल बहुत सारे जब हो जाए, मतलब एक पेटल से बहुत सारे पेटल अरेंज हो जाए, ठीक है। मतलब बहुत सारे पेटल्स का कलेक्शन को ही हम कोरोला कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर समझें, ठीक है। तो ये होता है यूनिट। तो सिमिलरली बाकी सबकी यूनिट देखते हैं। कैलिक्स का होगा स्टेमन, क्या होगा? स्टेमन। कोरोला का होगा पेटल, सॉरी स्टेमन में कह रही हूँ, रियली सॉरी, ये सेपल होगा, ठीक है। मैं स्टेमन सेपल अभी समझ लेंगे क्या है। एंड्रोइशियम, स्टेमन, वैसे तो आपने पढ़ा होगा ये। गाइनोइशियम, कार्पेल, कार्पेल का एक और वर्ड होता है पिस्टल, ठीक है। तो ये होते हैं इसकी यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो होता है इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है एंड ये आउटर मोस्ट, अभी समझ जाएंगे जब डायग्राम बनाएंगे। तो बेसिकली एक फ्लावर है, यहाँ से शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं पेडिसल। ये क्या है? पेडिसल है, ठीक है। या स्टॉक भी कह देते हैं इसको। स्टॉक मतलब यहाँ जहाँ से हम पकड़ते हैं, बेसिकली जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं। फिर आता है एक बेस टाइप का पार्ट, बड़ा सा, तो ये हो गया थैलेमस। थैलेमस से ऐसे ऐसे सेपल्स अरेंज होती हैं अराउंड, ऐसे पूरे सर्कुलर फैशन में, ठीक है। एंड उसके अंदर पेटल्स होती हैं, ठीक है। अब फिर उसके अंदर भी, पेटल्स के अंदर भी ऐसे स्टेमन्स होते हैं प्रेजेंट, एंड बीच में अंदर को बिल्कुल स्टिग्मा कह रही हूँ, पिस्टल होता है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये कार्पेल हो गया। ये स्टेमन हो गया। मैं यूनिट को लिख रही हूँ। इसका कलेक्शन को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। इसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? गाइनोइशियम। सॉरी, इसके कलेक्शन को एंड्रोइशियम, इसके गाइनोइशियम। इसके ये सेपल थी ना, इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे? कैलिक्स। और यहाँ पेटल्स भी बना देती हूँ, दिख नहीं है, रेड से बना देती हूँ, ठीक है। और ये क्या हो गया? पेटल। पेटल की कलेक्शन पे क्या बोलेंगे? कोरोला, ठीक है। तो ये तो समझ आया हमें। तो कैलिक्स और कोरोला जो है ना, कैलिक्स एंड कोरोला, ये हो गया हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ। वाइल एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम जो है, ये क्या हो गया? ये हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एसेसरी वॉल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एसेसरी वॉल्ड। एंड और ये जो रिप्रोडक्टिव वॉल्ड हुआ, ये रिप्रोडक्टिव वॉल्ड होता है दोनों, एंड्रोइशियम गाइनोइशियम। एंड ये जो कैलिक्स कोरोला होता है वो नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्ड होता है, ठीक है ना, नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्ड होता है, ठीक है। एंड इसको हम एसेसरी वॉल्ड भी कहते हैं। एंड इन दोनों का हम
प्राइमरी वर्ल्ड भी कह देते हैं, ठीक है। एनीवेज, अब हम फ्लावर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। फ्लावर के बारे में, फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, है ना। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड प्रेजेंट हो, मतलब इधर एंड्रोइशियम प्रेजेंट होगा या फिर गाइनोइशियम प्रेजेंट होगा। अगर सिर्फ एक फ्लावर है, उसमें सिर्फ अगर मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हुआ, दैट इज़ एंड्रोइशियम ही हुआ उसके पास, तो हम उसको मेल फ्लावर कहते हैं। और अगर सिर्फ गाइनोइशियम हुआ तो फीमेल फ्लावर कहेंगे, ठीक है। और अगर दोनों हुए तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अगर एक ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसके पास चारों वर्ल्ड्स प्रेजेंट होता है, 4 वर्ल्ड्स चारों किसके पास होंगे, तो वो ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास ही होंगे, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में तो पक्का इनमें से एक गायब होगा, सिर्फ एक ही, क्योंकि एक ही सिर्फ रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है, दोनों नहीं होते, तो इनमें से एक ना एक तो गायब हुआ, तो ऑब्वियसली इसमें पॉसिबिलिटी तो ज़ीरो है कि चारों के चारों एक साथ प्रेजेंट हो, नहीं ना, है ना। तो ये सब तो हो गया हमारा फ्लावर के बारे में। अब थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, इन वर्ल्ड्स के बारे में, एंड फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से मेन पार्ट पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब देखिए, फंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में बात करें तो कैलेक्स जो होता है ना, ग्रीन कलर्ड होता है, सबको पता है। सेपल्स होती हैं सबसे बाहर, जब एक पॉड की तरह बंद होता है ना एक फ्लावर, तो ये पॉड है, तो इसकी सब सेपल्स ही नज़र आ रही थी ग्रीन कलर की, ऐसे ऐसे अंदर, ठीक है। अब जब ये खुल जाता है, सोचो ये खुल गया, तो ये सेपल्स से नीचे गिर गई, ये सेपल्स हैं, ठीक है, ये सेपल्स, ऐसे कुछ ऐसे हो जाता है ना, तो आउटर मोस्ट होती हैं ये सेपल्स, दिख रही होती हैं मतलब हमें, तो ग्रीन कलर्ड होती हैं एंड ये प्रोटेक्ट करती है सारे इनर स्ट्रक्चर्स को। कोरोला की बात करें तो कोरोला जो होता है, कोरोला कलरफुल होता है, ये लाइक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को लाइक करता है हेल्प अट्रैक्ट होने के लिए, ताकि ये पॉलिनेशन कर सके, ठीक है। और ये बेसिकली कलरफुल तभी होगा, कोरोला तभी कलरफुल होता है जब पॉलिनेशन यहाँ पे इंसेक्ट्स या बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है, ये बेसिकली वाटर का पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू, तो कलरलेस होता है कार्पेल यानी कोरोला, दैट इज पेटल्स आर कलरलेस जनरली इन केस ऑफ विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन, विंड एंड, हाँ सही है, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पास, एंड दैट इज़ अबाउट द लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और हमें पता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहाँ होता है, फ्लावर में, तो फ्लावर में ही होगा ये लाइफ साइकिल, है ना। तो सबसे पहले कहानी शुरुआती होती है स्पोरोफाइट से। एक स्पोरोफाइट है, ठीक है। यहाँ पे 2 साइकिल के तरीके से बताऊंगी, एक यहाँ से चल रही होगी मेल पार्ट से एंड यह फीमेल पार्ट बन रहा होगा, दैट इज़ एक तरफ मेल गैमेट बनेगी तो दूसरी तरफ फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके से साइकिल चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेल वाला पार्ट बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, मेल साइकिल की बात करूँ, मेल गैमेट वाली साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। सबसे पहले स्पोरोफाइट है ये स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉयड होता है, आपने पढ़ा था अभी, डिप्लॉयड बॉडी होती है ना, डिप्लॉयड बॉडी होती है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड बॉडी होती है। तो डिप्लॉयड बॉडी, ये जो 2n है ये बदलता है
इसके ऊपर बेसिकली स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल ग्रो होगा, माइक्रोस्पोरोफिल ग्रो होगा। माइक्रोस्पोरोफिल इसके ऊपर ही ग्रो हो रहा है, किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये भी डिप्लॉयड होगा, इसके ऊपर ही ग्रो कर रहा है, राइट। अब मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ यहाँ पे क्योंकि कुछ लिखना है, आके लिखेंगे, ठीक। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो है क्या फॉर्म करेगा? इसके अंदर फॉर्म होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। किसके अंदर? माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ही हो रहा है तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह छोड़ी एंड देन माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे थ्रू माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके थ्रू ही बन रहा है तो 2n अगेन। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस, एंड बना लेगा माइक्रोस्पोर्स। कितनी माइक्रोस्पोर्स बनता है? मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, याद है आपको? 4। तो ऑब्वियसली इसमें भी 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड होगी क्योंकि अभी मियोसिस हुआ है, राइट। नाउ अब क्या होगा? इसका जर्मिनेशन हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में, ठीक है, कि जर्मिनेशन हो जाता है इस माइक्रोस्पोर्स का एंड दे फॉर्म मेल गैमीट। मेल गैमीट एन होगा क्योंकि इससे बने। एंड अब इस मेल गैमीट का माइटोसिस होगा एंड ये मेल गैमीटोफाइट है ये, भूलिएगा मत, गैमीटोफाइट है। इसका जब माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होगा मेल गैमीटोफाइट बनेगा एंड ये मेल गैमीटोफाइट का माइटोसिस होगा एंड ये बनाएगा मेल गैमीट। अब बना मेल गैमीट, ठीक है। एंड अब मेल गैमीट जब बन गया, ठीक है, सिमिलरली फीमेल साइड पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो की जगह मेगास्पोरोफिल बनेगा, देन मेगास्पोरेंजियम बनेगा, ठीक है, डिप्लॉयड एंड देन मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, ठीक है, देन मेगास्पोर बनेगा माइक्रोस्पोर की जगह, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर्स का जर्मिनेशन होकर फीमेल गैमीटोफाइट बना लेगा एंड फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर माइटोसिस होगा एंड फीमेल गैमीट बन जाएगी, राइट। अब ये जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है ये फ्यूज़ करेंगे, फ्यूजन के बाद ये जाइगोट बना लेंगे, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाएंगे। एम्ब्रियो मतलब डिवीजन होगा जाइगोट के अंदर, ब्लास्टोमियर वगैरह वो सब होता है ना। ये 2n रहेगा एंड ये भी 2n क्योंकि अब ये हैप्लॉइड था ना, ये फ्यूज़ कर दिया तो डिप्लॉयड जाइगोट बना। एंड देन ये अगेन एक और न्यू स्पोरोफाइट बॉडी बना लेंगे, न्यू स्पोरोफाइट बॉडी 2n, ठीक है। ये चलती है साइकिल। अब ये तो आपको बात समझ आई, राइट। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया ना, आपको समझ भी आ गई कि स्पोरोफाइट बनता कैसे। बट अभी हमें जो है इस चैप्टर में इसका क्या यूज़ था वो हमें जानना है, ठीक है। माइटोसिस हो गया, मेल गैमीट करना, ठीक है। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स में हम ये जो है जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसी को हम स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन। एंड ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसी को हम पॉलन सैक कहते हैं। मतलब सेम स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत लाइक डिफ्रेंसिएशन होता है या फिर कुछ ना कुछ होता है जिसके थ्रू पॉलन सैक ही बनता है। बट किसके रिप्लेसमेंट पे बन रहा है? इसी के रिप्लेसमेंट में बन रहा है पॉलन सैक, है ना। मतलब यही चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आते हैं एंड पॉलन सैक बन जाता है, ऐसा होता है। वो हम आगे सीखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। बट देखा जाए तो लिटरल लैंग्वेज में माइक्रोस्पोरोफिल में को ही एंजियोस्पर्म में स्टेमेन बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही पॉलन सैक बोलेंगे एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही पॉलन मदर सेल कहेंगे, पॉलन मदर सेल, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट, इसी को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है, कैसे क्यों नहीं, ठीक है। फिर मेल गैमीट बनेगा।
सिमिलरली अगर मैं फीमेल के उसमें साइकिल में बोलूँ तो मेगास्पोरोफिल होता है, मेगास्पोरोफिल होता है, ठीक है। वो लिखने का काम आपका है, ठीक है, मैं आपको समझा सकती हूँ। मेगास्पोरोफिल ओवरी, मतलब मेगास्पोरोफिल को ही ओवरी कहते हैं, ठीक है। एंड मेगास्पोरेंजियम बनता है, तो मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, मेगास्पोर्स बनेंगे इसके बाद, एंड देन जर्मिनेशन होगा मेगास्पोर का, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट, इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक कह देते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब है ना, एम्ब्रियो सैक कह देते हैं। अब कई बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे थे, मैं वही देख रही थी, कहाँ गई वो कॉमन मिस्टेक। हाँ, ये एक कॉमन मिस्टेक करता है कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में बदलते हैं, है ना, तो इसी को हम पोलन सैक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फीमेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो इस सैक में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड याद करते हैं कि अरे मेल वाली साइकिल में जो था, या मेल गैमीट बन रही थी उस वाली साइकिल में माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन सैक कह रहे थे। तो इस तरह हम देखें तो स्पोरोफाइट जब फीमेल साइकिल चलेगी, मतलब फीमेल गैमेट के लिए, तो मेगास्पोरेंजियम को भी हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। मेगास्पोरेंजियम को क्या कह रहे हैं हम लोग? ओव्यूल कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखने की हैं। तो इसके बाद एम्ब्रियो सैक के थ्रू माइटोसिस होगा, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में का माइटोसिस होगा एंड फीमेल गैमीट बनेगी एट लास्ट। इनका फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बना देगी। तो ये सब तो हमें पता है। तो बेसिकली इसी साइकिल के थ्रू, इसी कनेक्शन के थ्रू आप जो है याद कर सकते हैं डिप्लॉइड कौन सा है, हैप्लॉइड कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि डिप्लॉइड कौन सा, हैप्लॉइड कौन सा, ऐसे कई सवाल आ चुके हैं, ठीक है, नीट वगैरह। सिमिलर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल मेल्स में तो मेगास्पोरोफिल फीमेल्स में, माइक्रोस्पोरेंजियम मेल्स में तो मेगास्पोरेंजियम फीमेल्स में, मेल गैमेटोफाइट मेल्स में तो फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल्स में, ऐसे, ठीक है। अब जो है ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म की, ये 3 लेवल्स पे या 3 इवेंट्स में बटी होती है, ठीक है। 3 इवेंट्स पे बटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट्स पे बटी होती है। वो कौन से 3 इवेंट्स हैं अभी हम जानेंगे, ठीक है। कौन से हैं वो 3 इवेंट्स और भी जानने वाले हैं। जस्ट तो वो जो होती है वो होती है पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब बाद के, मतलब जो भी इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद हो उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कह देंगे। फर्टिलाइजेशन से पहले हो तो प्री फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन हो तो वो फर्टिलाइजेशन ही है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोस्पोरोफिल का या माइक्रोस्पोरेंजियम का बनना क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन अभी तक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आखिर नहीं किया, मतलब मेल गैमीट के बनने तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, या फीमेल गैमीट के बनने तक जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन जैसे ही हो जाए उसके बाद अगर जो भी हो रहे हैं इवेंट्स, जैसे जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, स्पोरोफाइट का बनना, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। ये तो आपको समझ आया। तो पहला तो हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हेडिंग लिख ली पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो जानने की बात है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स। हेडिंग डाल लिए, एक सब हेडिंग
करके, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, अभी पढ़ा हमने जस्ट, एंड्रोइशियम होता है। एंड्रोइशियम का यूनिट क्या होता है, स्टेमन, है ना। स्टेमन को ही हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। ये वर्ड्स को पैरेलल लेके चलना है पूरा इसमें, ठीक है। अब स्टेमन क्या होता है भाई, स्टेमन जो होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं मुझे, तो ये हो गया स्टेमन। ये जो ऊपर का पार्ट है हेड टाइप का, इसको हम एंथर कहेंगे, एंड ये जो नीचे का पार्ट है ये फिलामेंट हो गया। एंथर जो होता है टर्मिनल होता है और बाइलोब्ड होता है। देखो एक ये लोब, दूसरी है, एक बाइलोब्ड होता है। एंड जो फिलामेंट होता है दैट इज़ ये पतला सा पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला मोटा कर दिया मैंने, पतला सा होता है वैसे। ये लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, स्लेंडर मतलब थिन। और ये जो होता है अटैच्ड होता है तो थैलेमस, ये थैलेमस हुआ तो उसके ऊपर अटैच होता है, ऐसे 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 बहुत फर्क। अब एंथर का स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उसके अंदर ही घुसना है, क्योंकि उसके अंदर ही सब कुछ होगा, जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे उसके अंदर ही होंगे। एंथर के बारे में अगर हम पढ़ें तो एंथर को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। बाइलोब्ड है, बाइथिकस है, और क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, और कैसा है, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल है। अब हम एक एक वर्ड इसका समझते हैं। ये देखिए, ये स्टेमन है, इसका ये एंथर है, ठीक है। तो ये दो लोब्स में बटा होता है, इसलिए हम बाइलोब्ड कहते हैं, ये तो समझ आया। बाइथिकस का क्या मतलब है, इससे पहले हाँ बाइथिकस से ही शुरू करते हैं। अगर हम मैं इसको ऐसे लेटरल या हॉरिजॉन्टल वे में काटूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर, ऐसे। अगर हम इसकी बात करें, इसके ऊपर का टॉप व्यू, तो ये टॉप व्यू पता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप। ये दो लोब हुई, ये ऊपर से मैंने काटा ना, ये ऊपर का पार्ट, तो मुझे ये ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आने लग गया, ठीक है। 4 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये 4 बेसिकली कॉर्नर वाला होता है, इसलिए हम इसको टेट्रागोनल कहते हैं। और बाइथिकस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसके अंदर जो है ना ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिनको हम थीका कहते हैं। थीका को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। थीका को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और इसी थीका को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, लिखिए अभी। एंड इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ये थीका है, पोलन ग्रेन भी है, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम भी है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी है, थीका भी है, पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो अब देखा जाए तो ये इसका स्ट्रक्चर है। 2 लोब्स हैं, एक ये वाला लोब, देखने की कोशिश करिएगा, एक ये वाला लोब और दूसरा ये वाला लोब, है ना। तो एक लोब की अब बात करें तो 2 थीका प्रेजेंट है, दिख रहे हैं ना, तो 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए हम बाइथिकस कहते हैं एक लोब में। और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब एक एंथर में, ये पूरा एक एंथर है, 1 एंथर, इस 1 एंथर में चार प्रेजेंट होते हैं थीका, इसलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, उसी से स्पोरेंजिएट वर्ड आया है, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट। और टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, ये तो सबको पता है ना, टेट्रा मतलब 4, है ना।
बाई कंपेयर टू देन। तो हमने ये पढ़ा कि ये थीका होता है, इसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम एक्चुअल में क्या होता है वो जानते हैं। ये इसका टॉप व्यू सिर्फ बनाते हैं हम, सिर्फ टॉप व्यू बनाऊंगी मैं। टॉप व्यू कुछ ऐसा होता है, 4 कॉर्नर्स का होता है, राइट। ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब सिर्फ ये ही नहीं होता है, पता है, कुछ और भी लेयर्स होती हैं इसके अंदर। एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर, ठीक है, और ये भी सराउंडेड होता है ऐसे कुछ एक और उससे ऐसा। तो ये जो एक हुआ, ठीक है, जो ये एक, तो ये जो एक स्ट्रक्चर हुआ ना, बस ये एक, इसी स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं, एक कॉर्नर को, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स लेयर्स, ठीक है, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम को भी हम थीका कहते हैं और इसी को हम पोलन सैक कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयर आर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ एन एंथर, मतलब एक एंथर, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ आया है। अब अगर मैं सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, जूम करूं, चलो करते हैं जूम। अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर का जूम करूं, ये एक सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। कितनी बनाई थी मैंने? 4। एनसीईआरटी में डायग्राम जाके देख लेगा, ठीक है। खैर मैं अभी आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ ऐसा। ये दूसरी, ये तीसरी, एंड ये चौथी, और ये बीच में बैठा है, ठीक है, ये बीच में बैठा है, ठीक है, पोलन सैक क्या बैठा है? ये पोलन सैक, सॉरी मैंने बीच में पोलन ग्रेन कह दिया था गलती से, आई एम रियली सॉरी, वो पोलन सैक था। पोलन सैक या माइक्रो स्पोरेंजियम या थीका, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, उससे अंदर वाली लेयर, ये जो लेयर एपिडर्मिस हुई, इससे अंदर वाली लेयर क्या हो गई? एंडोथीशियम, एंड इससे भी अंदर वाली लेयर हो गई मिडिल लेयर, एंड इससे भी अंदर वाली लेयर हो गई टेपिटम, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीट पे कई सवाल भी आ चुके हैं टेपिटम के ऊपर। तो ये लेयर्स हो गई, और ये अंदर में जो है वो है, सबसे अंदर जो है वो है ये पूरे स्ट्रक्चर को, सॉरी मैंने ये एरो गलत बनाया, एरो नहीं मैंने, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम ऐसे कहते हैं, देखो। अब ये जो अंदर में है, ये अंदर में क्या है? अंदर ये क्या है? ये अंदर है स्पोरोजेनस टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू। ये स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू सराउंडेड होता है टेपिटम से, टेपिटम सराउंडेड होता है मिडिल लेयर से, मिडिल लेयर सराउंडेड है एंडोथीशियम से, एंडोथीशियम सराउंडेड है एपिडर्मिस से। तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इनर मोस्ट टेपिटम लेयर होगी। ये 4 टेपिटम्स होती हैं, ये 4 वॉल्स होती हैं ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये और ये जो बीच का ये होता है सेंट्रल, बीच का पार्ट सेंट्रल स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये चारों को हम कहते हैं वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो कि हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होता है एंड सिंगल लेयर्ड होता है। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर्ड होगा, मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्ड होता है, ठीक है, 1 to 3 लेयर्ड होगा। एंड टेपिटम जो होता है वो होता है इनर मोस्ट या सिंगल लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट होता है एंड सिंगल लेयर्ड होता है। तो सिंगल लेयर्ड कौन कौन हुआ?
एपिडर्मिस हुआ, एंडोथीशियम हुआ, टेपिटम हुआ। मतलब मोस्टली सारे सिंगल लेयर्ड है सिवाय मिडिल लेयर के। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्ड होता है, ठीक है। मिडिल लेयर क्या है, 1 to 3 लेयर्ड, ठीक है। अब हम टेपिटम के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। टेपिटम होता क्या है एंड इसका फंक्शन। इस टेपिटम के फंक्शन से पहले हम इन बाकी 3 लेयर्स का फंक्शन जान लेते हैं। इन बाकी 3 का होता है जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है। ये मिडिल लेयर, इन तीनों का फंक्शन होता है 2 फंक्शन होते हैं मेनली। प्रोटेक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। अभी डेहिसेंस क्या हुआ, डेहिसेंस होता है रप्चर ऑफ एंथर वॉल को ही हम डेहिसेंस कहते हैं। तो ये 2 काम होता है मेन इन 3 वॉल्स के। टेपिटम की बात करूँ तो टेपिटम का जो होता है इनरमोस्ट लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। ये न्यूट्रिशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन स्पोरोजेनस टिश्यू को प्रोवाइड करता है बेसिकली। ये स्पोरोजेनस टिश्यू सोचो एंड ये वो है टेपिटम। तो ये जो होती है इसकी वॉल्स होती हैं, ये वॉल है टेपिटम। तो ये जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन देगी टू द स्पोरोजेनस टिश्यू। एंड जो सेल्स होते हैं कैसे देगी वो भी अभी जानने वाले हैं। तो टेपिटम के जो सेल्स होते हैं वो होती हैं बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। एंड बाइन्यूक्लिएट मतलब इनके पास इन टेपिटम की वॉल के सेल के पास टेपिटम की वॉल के सेल्स को हम टेपिटल सेल्स भी कहते हैं। तो ये टेपिटल सेल्स जो हैं ये बाइन्यूक्लिएट होते हैं एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म। क्यों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब फूड स्टोर करके रखा है, पूरा इसने फूड स्टोर करके रखा है तभी तो ये डेंस है। एंड बाइन्यूक्लिएट मतलब 2 न्यूक्लियस हैं। 2 न्यूक्लियस मतलब ज़्यादा डीएनए ज़्यादा है, मतलब कंट्रोल ज़्यादा है, ज़्यादा आरएनए ज़्यादा बनाएगा तो प्रोटीन्स बनाएगा। एंड इसके अलोंग और भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स बनाता है, ठीक है। जैसे स्पोरोपोलिनेन हो गया इम्पोर्टेंट एग्जांपल। स्पोरोपोलिनेन बनाएगा टेपिटम की वॉल, ठीक है ना। स्पोरोपोलिनेन बनाएगा एंड न्यूट्रिएंट सिंथेसिस भी करेगा ये वॉल। तो ये सब करना है उसको। देखो कितनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं टेपिटम वॉल्स को या टेपिटल सेल्स को, कितना सारा काम करना होता है। इसीलिए वो बाइन्यूक्लिएट होते हैं ताकि ज़्यादा कंट्रोल मिले। एंड इसीलिए डेंस साइटोप्लाज्म होता है, फूड स्टोर कर रखे हैं इन लोगों ने, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना स्पोरोजेनस टिश्यू को, इसलिए। अब पूरी बायोलॉजी में याद रखिएगा ये बात, भूलिएगा मत। बाइन्यूक्लिएट अगर जहाँ पे भी आ जाए कंडीशन तो समझ जाइए बहुत ही हैवी वर्क कर रहा है वो सेल बाइन्यूक्लिएट होता ही इसीलिए बायोलॉजी में क्योंकि वो हैवी वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की ज़्यादा है, इसीलिए वो सेल के पास बाइन्यूक्लिएट है, ठीक है ना। तो इसलिए वो बाइन्यूक्लिएट हो जाता है या है, ठीक है, ऑलरेडी। यही रीज़न हो सकता है। ये आपको समझ आया टेपिटम का मेन रीज़न, इसका फंक्शन, टेपिटल सेल्स के बारे में। अब स्पोरोजेनस टिश्यू और हाँ, अब स्पोरोपोलिनेन के बारे में। स्पोरोपोलिनेन जो होता है वो सिक्रीशन कहाँ से निकलती है, टेपिटल सेल से या टेपिटम लेयर से। तो इस स्पोरोपोलिनेन होता है, बहुत काम होता है इसका। ये बेसिकली एग्जाइम बनाता है, अगर पूछ लिया जाए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है जो कि अभी पढ़ने वाले हैं। जब हम अभी बेसिकली हर चीज़ का फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो एग्जाइम पोलन ग्रेन का आउटरमोस्ट लेयर होती है, वो भी हम सीख लेंगे, ठीक है। अभी बता दिए मैंने बस आपको, आगे मैं वापस बताऊँगी, बस 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि पोलन मदर सेल, मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल को कहते हैं पोलन मदर सेल, है ना, डिप्लॉयड होता है ना। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, अगर आपने साइकिल बना ली होगी वो जो मैंने बनाई थी खुद से तो सही है, तो आप बार बार रेफर करके याद कर सकते हैं ना। तो सुनिए इधर, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी को हम पोलन मदर सेल कहते हैं।
ये जो पोलन मदर सेल है कैसे बनती है, तो क्या होता है ना, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है और ये टेपिटम है और ये बाकी लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट कर देता है। डिफ्रेंशिएट मतलब कुछ चेंजेस अकर करते हैं इसकी सेल्स में, दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स में, दैट इज स्पोरोजेनस सेल में, स्पोरोजेनस सेल में, स्पोरोजेनस सेल डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं किसमें, यहाँ लिख देगा, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं किसमें, पोलन मदर सेल में, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कुछ चेंजेस अकर करती हैं, अब वो इतने डिटेल में नहीं जानना हमें क्या क्या चेंजेस, बट कुछ ना कुछ चेंजेस अकर करती हैं उसके सेल्स में जिसके थ्रू पोलन मदर सेल बन जाए, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो पोलन मदर सेल्स बने, ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, ये जो पोलन मदर सेल्स बने, ये इनके अंदर मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, और ये बना लेंगे एक टेट्राड या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेगा। ये कैसा होता है, ऐसा, ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जानिए कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बना मियोसिस के थ्रू। ये है क्या, ये है कि हम पता है मियोसिस के थ्रू 4 सेल्स बनते हैं, राइट, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, बट ये टेट्राड इसलिए है क्योंकि अभी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी ये सेपरेट नहीं हुए, जुड़े हुए हैं थ्रू अ केमिकल, ठीक है। केमिकल वैसे जानने की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बता दे रही हूँ, कैलॉस का होता है ये मटीरियल। तो एनीवेज ये जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से अटैच्ड होता है, इसी को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, टेट्राड, या पोलन टेट्राड भी कहते हैं इसको, ठीक है, लिख लीजिएगा, पोलन टेट्राड भी कह सकते हैं इसको। अब ये जो टेट्राड है, अब आगे जाके क्या होगा, ये सेपरेट कर जाएंगे, ठीक है, ये सेपरेट कर जाते हैं बेसिकली, वो हमें जानना नहीं है कैसे करेंगे, कुछ एंजाइम के थ्रू वगैरह होता है, ये केमिकल ब्रेक होगा इसके बीच का, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। बेसिकली हमें बस जानना है कि सेपरेट होंगे, है ना। कितने हो गए, 4। अब ये 4 अलग अलग इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर हो गए, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बन गए, 4 इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स बन गए, है ना। अब ये माइक्रोस्पोर्स में क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस होगा एंड बना लेगा पोलन ग्रेन। कई जगह हम ये भी कह देते हैं कि माइक्रोस्पोर्स ही पोलन ग्रेन है, बात सही है, ठीक है, बात सही है, बट समझने की बात बहुत ही अलग है कि ये क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर का माइटोसिस होगा तभी पोलन ग्रेन बनेगा। अब इस पोलन ग्रेन को ही अगर याद कीजिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मेल गैमीटोफाइट कहते हैं इसको, मेल गैमीटोफाइट कह देते हैं इसको, ठीक है। ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था, है ना। अब ये सब जो कहानी चल रही है वैसे कहाँ हो रही है, टेपिटम में, याद रखिएगा। ये सब पूरी जो कहानी चल रही थी वो टेपिटम पे ही हो रही थी, ठीक है। ये देखिए अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी और आगे जाएंगे। अब ये जो बट ये तो मैंने आपको समझने के लिए समझा दिया, असली में हो क्या रहा है भाई, ये पोलन ग्रेन बनने से पहले वो जानिए, वो आपके कोर्स में वो जानना है आपको, तो अब जानिए। तो देखो माइक्रोस्पोर्स हैं, चलो इसका थोड़ा डायग्राम बना के अच्छे से समझते हैं क्योंकि अब डायग्राम की इम्पोर्टेंस आ गई है। ये अंदर न्यूक्लियस है, ये एन हैप्लोन्यूक्लियस, एंड ये जो है अंदर वाली लेयर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल्यूलोसिक होती है इसकी सेल वॉल, याद रखिएगा। अब क्योंकि ये हैप्लॉइड है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस में सबसे पहला क्या होता है फेस, कैरियोकाइनेसिस का, एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है, हम पता है, राइट। तो कैरियोकाइनेसिस होगा, बट यहीं पे आता है एक ट्विस्ट, ठीक है।
कैरियोकाइनेसिस अनइक्वल वाला होगा, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा। अनइक्वल मतलब न्यूक्लियस डिवाइड तो होंगे बट अनइक्वली डिवाइड होंगे, एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो ये देखो, ये होगा सेल वॉल, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो था न्यूक्लियस एक बड़ा बना और एक छोटा सा बना। अब ये जो बड़ा वाला है इसका नाम है, ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं कुछ डिवाइड हो एंड नाम ना रखा जाए, हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, बड़ा वाला, एंड ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब आप कनेक्ट करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, बट समझ जाइए। ठीक है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर ये जो पूरा है, इसके अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर नहीं, वो मैंने एरो गलत जगह बना लिया, बट समझ लिए। ठीक है, मतलब ये पूरे सेल के अंदर, ये जो पूरा एक सेल है इसके अंदर क्या होगा, अनइक्वल क्या साइटोकाइनेसिस होगी। मतलब अनइक्वल हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी अनइक्वल ही होगा। कैसे होगा, ऐसे, ये सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है। कौन सा वाला न्यूक्लियस था, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जो है छोटा वाला न्यूक्लियस वो ये है। क्या होता है, अब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म बटेगा। तो क्या होता है, ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ये कहता है कि मेरा न्यूट्रिशन लेना वगैरह और प्रोटीन फॉर्मेशन का मेरा काम ज़्यादा है, मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो साइटोप्लाज्म वो ज़्यादा ले लेता है, और क्या करता है वो, ये छोटे वाले न्यूक्लियस के अराउंड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट कर देता है। अब ये क्रिएट हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अब क्या हुआ कि दो सेल फॉर्म हो गए। ठीक है, ये जो छोटा वाला सेल है इसको हम जनरेटिव सेल कहेंगे, एंड ये जो बड़ा वाला सेल है वो क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल एंड ये जनरेटिव सेल। अब ये जो दो सेल स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे कहानी बदल जाती है। याद कीजिए मैंने इसको क्या बताया था, सेल वॉल बताया था, राइट, कि ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है, माइक्रोस्पोर है, देखो ये सेल वॉल है, मैंने बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ये जो सेल वॉल है यहाँ पे सेल्यूलोसिक थी, अब जैसे ही ये दो सेल में बढ़ गया, इसी स्ट्रक्चर को, इसी सेल वॉल को हम क्या कहने लगता है, इंटाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटाइन। अगेन मटेरियल थोड़ी ना बदलेगा, सेल्यूलोसिक ही रहेगी, इसको हम इंटाइन कहने लगते हैं, नाम बस बदल जाता है। क्यों कहने लगता है इंटाइन, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही अब कुछ और कहलाया जाएगा। पहले ये क्या कहलाया जाता है, माइक्रोस्पोर, अब ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या कहलाया जाएगा, ये जो टू सेल स्ट्रक्चर है इसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे। ठीक है, बस यही है। अब यही होता है। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं वेजिटेटिव सेल में एंड जनरेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर लिटिल, वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म होगा। एंड ये जो वेजिटेटिव सेल है, क्योंकि इसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म है तो अबंडेंट फूड रिजर्व इसका मतलब, एंड इसलिए ये स्टोर करता है फूड को, एंड ऑल्सो फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। ये भी आगे जाके समझेंगे हम पॉलन ट्यूब कैसे करते हैं फॉर्म। एंड ये जो है वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म है, तो इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स, आगे जाके देखेंगे। टू मेल गैमीट्स बनाएगा ये डिवाइड करके। ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा इनटू एंड विल फॉर्म टू मेल गैमेट्स। यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर फूड करेगा एंड पॉलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है ना। अब ये जो जनरेटिव सेल है, ये जो है ना इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ऐसे करके। ठीक है,
अब अगर मैं पूछूँ एक्साइन की, याद कीजिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि एक्साइन फॉर्म करता है वो, है ना, टेपिडम जो है वो एक्साइन फॉर्म करता है, राइट, एक्साइन फॉर्म करता है, वो मेरा कर चुके हैं। हाँ, तो एक्साइन फॉर्म करता है, क्या कौन क्या करता है, एक्साइन फॉर्म करता है टेपिडम। कैसे करता है भाई, वो जानता है। अब क्या होगा कि टेपिडम जो है, जो अब पोलन ग्रेन तो बन गया, राइट, पोलन ग्रेन बन गया। कैसा दिख रहा है पोलन ग्रेन, डबल सेल्ड, इंटाइन है ये वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल का जनरेटिव न्यूक्लियस, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया। ये क्या हो गया, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है। अब वैसे देखा जाए तो पोलन ग्रेन जो है सराउंडेड है, हमें पता है कहाँ पे, थ्रू टेपिडम, है ना, ये तो हमें पता है। ये पूरा स्ट्रक्चर पहले क्या था, माइक्रोस्पोर, उससे पहले क्या था, माइक्रोस्पोर टेट्राड, उससे पहले क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, उससे पहले क्या था स्ट्रक्चर, स्पोरोजेनस सेल। ठीक है, तो ये स्पोरोजेनस सेल किससे सराउंडेड था, टेपिडम से। तो वही बात हो रही, अब ये स्पोरोजेनस सेल क्या बन चुका है, पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन अभी तक सराउंडेड तो टेपिडम से ही है। अब मैंने आपको बताया था टेपिडम का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एक्साइन बनाता है। एक्साइन कैसे बनाता है मैंने आपको बताया था, बाई न्यूक्लिएट होता है और इसका साइटोप्लाज्म टेपिडम सेल का, टेपिडल सेल्स का डेंस होता है, क्योंकि ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है परफॉर्म, एंड स्पोरोपोलिन भी बनाता है, मैंने बताया था। अब यही स्पोरोपोलिन जब फॉर्म होगा तो ये डिपॉजिट होने लगेगा एक लेयर की तरह। ठीक है, कहाँ पे, इंटाइन के अराउंड, इंटाइन के अराउंड एक लेयर बना लेगा, ये डिपॉजिट होकर एंड यही लेयर को हम फिर कहने लगेंगे एक्साइन। एक्साइन बन गई, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, अब स्पोरोपोलिन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, स्पोरोपोलिन होता क्या है, कैसे बनता है वगैरह, कैसे बनता है वो नहीं जानना है, बट हाँ, स्पोरोपोलिन जो होता है एक टाइप का लिपिड होता है, याद रखिएगा। इट इज़ अ लिपिड एंड इट इज़ द मोस्ट हाईली रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल इन द होल प्लांट वर्ल्ड। पूरे प्लांट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट या रेजिस्टेंट केमिकल है ये। ठीक है, रेजिस्टेंट, द मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल, ये लिपिड होता है। ठीक है, इन केमिकल नेचर लिपिड होता है ये। एंड स्पोरोपोलिन जो होता है बनता है टेपिडम से, टेपिडम के सिंथेसाइज करता है इसको, एंड ये एक्साइन फॉर्म करता है, फॉर्म्स एक्साइन। ठीक है, ये तो अभी उसी का लिपिड होता है। ये तीन बात होगी। एक और मैंने बताया आपको, हाईली रेजिस्टेंट होता है ये, या इंडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल का ये तो बेहतर है, इंडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल नोन इन द इंटायर प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल मटेरियल होता है। एंड इंडेस्ट्रक्टिबल जब कहूँ तो इसका मतलब होता है ना इसको हम फिज़िकली, ना हम इसको केमिकली, ना हम इसको बायोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड फिजिकली ऑल्सो, केमिकली ऑल्सो, बायोलॉजिकली ऑल्सो। फिजिकली मतलब बाई हीटिंग, केमिकली मतलब बाय चेंजिंग pH, दैट इज़ कुछ एसिड डाल के इसके अंदर। बायोलॉजिकली मतलब बाय एक्शन ऑफ एनी एंजाइम, कोई भी तरीके से ये ना टूटेगी। ठीक है, एक्साइन ना टूटेगी और ना कुछ। अब क्योंकि एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है तो एक्साइन भी इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई एक्साइन इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, और क्यों। ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं आपको, एजर्शन रीजन, काफ़ी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आया। अच्छा, यहाँ पे एक सिलिका की बात मैं करूँ,
याद कीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th वाले चैप्टर में हमने सिलिका के बारे में भी पढ़ा था। डायएटोमिशियस अर्थ बनाता है, डाई एटम्स में पाया जाता है। सिलिका भी हमने देखा था इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, बट याद कीजिए ये फिजिकली इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। हीट करके हम फिर भी इसको कैसे ना कैसे तोड़ सकते हैं, मुश्किल होता है बट तोड़ सकते हैं। बट ये तो भाई हमने इसको बता दिया फिज़िकली भी, केमिकली भी, बायोलॉजिकली भी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि हाईली रेजिस्टेंट केमिकल होता है इन द एंटायर प्लांट किंगडम। तो सिलिका तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा था सिलिका के बारे में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा सिलिका का इंडिस्ट्रक्टिबलनेस से एंड इसके इंडिस्ट्रक्टिबलनेस से, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पोर पॉलिन के बारे में। अच्छा, अब एक जो पढ़ा हमने अभी तक, ठीक है, इससे पहले हाँ मुझे एक और बात बतानी थी। ये एग्जाइन बन गई, इसके अंदर इंटाइन, इंटाइन के अंदर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, ये पूरा सेल उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरेटिव सेल की, है ना। ये एग्जाइन है। एग्जाइन जो होती है, एग्जाइन के अंदर बट कुछ पोर्स होते हैं प्रेजेंट, जर्म पोर्स कहते हैं हम इसको, ठीक है, ठीक है। इसको ये जो पोर्स हैं जर्म पोर्स कहते हैं हम, ठीक है, जर्म पोर्स। इंटाइन में बट ऐसा कुछ पोर्स नहीं प्रेजेंट होता है, एग्जाइन में ही होता है प्रेजेंट। और ये जो इंटाइन होती है वो सेंसिटिव होती है, एंड एग्जाइन जो होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है। ये सब समझ आ गया। इंटाइन वैसे किसकी बनी थी मैंने बताया भी था आपको, सेल्यूलोज की। एग्जाइन किसकी, स्पोर पॉलन की, ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन है, ये जो भी हमने पढ़ा उसको अप्लाई करते हुए, कि अगर मैं पूछूं कितनी मियोसिस, अब ये क्वेश्चन पार्ट आ गया, ठीक है। कितनी मियोसिस, थोड़ा सीखते हैं, चलिए। कितनी मियोसिस एंड कितना माइटोसिस लगेगी टू फॉर्म वन पोलन ग्रेन। अगर मेरा क्वेश्चन तो इसका आंसर है 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन किससे बन रहा था, सबसे पहले पूरी साइकिल से बता दिया जाए। 1 मियोसिस ऑफ होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल का, तभी माइक्रोस्पोर बनेगा कि नहीं, है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब वो होगा मियोसिस, तभी माइक्रोस्पोर बनेगा। अब ये माइक्रोस्पोर का जब माइटोसिस होगा तो एक पोलन ग्रेन बनेगा। तो मतलब टोटल देखा जाए तो एक मियोसिस एंड एक ही माइटोसिस चाहिए टू फॉर्म 1 पोलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि सोचिए अगर एक पोलन ग्रेन में या एक मेल गैमेटोफाइट में 1000 स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है, 1000 स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है, तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन है मेरा। तो आप कहेंगे 1000 ही, क्योंकि स्पोरोजेनस सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को ही हम पोलन मदर सेल्स कहते हैं। हमने पढ़ा था क्योंकि स्पोरोजेनस सेल के डिफ्रेंशिएशन होता है तभी पोलन मदर सेल बनता है। हमने ये तो नहीं बोला था कि दो लगते हैं इसमें तो जाके 3 बनेंगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो मतलब सिर्फ एक स्पोरोजेनस सेल से एक पोलन मदर सेल बनेगा। तो यहाँ बोला गया है कि अगर एक उसमें मैंने पूछा कि अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 1000 स्पोरेंजियस
स्पोरोजेनिक सेल्स प्रेजेंट है, तो कितने MMC पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे? तो 1000 ही ऑब्वियसली। और अगर मैंने पूछा इसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए, तो कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? माइक्रोस्पोर, हाँ, कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, समझ रहे हो? तो आप बोलेंगे कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं? 4 बनते हैं, एंड ये फिर माइटोसिस करके 4 पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो आप बताएंगे कि 4, तो यहाँ पे कितने स्पोरोजेनिक टिश्यू? 1000। कितने मदर सेल्स बने? 1000। तो एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो 4 × 1000 कर दिए, 4000 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। या फिर आप ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? तो आप बोल सकते हैं 4000 पॉलन ग्रेन। और अगर मैं पूछूँ कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, ठीक है, कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे? तो आप बोलेंगे 1 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, क्योंकि टेट्राड तो पूरा एक 4 माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर को कहते हैं, चारों को मिला के, तो एक ही बनेगा, राइट? एक ही बनेगा टेट्राड फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। बट यहाँ कितने हैं? 1000 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो 1000 टेट्राड बनेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगर पूछा गया कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे फ्रॉम, एक दूसरा क्वेश्चन, कितने पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे फ्रॉम 1 टेट्राड? तो आप बोलेंगे 0। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन टेट्राड से बनता ही नहीं है। जब तक टेट्राड से टूट के सेपरेट नहीं हो जाते माइक्रोस्पोर्स, तब तक पॉलन ग्रेन नहीं बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन बनता किससे? इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर से, नॉट अटैच माइक्रोस्पोर से, नॉट फ्रॉम टेट्राड, तो 0। और अगर पूछा जाता कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे इन 1 टेट्राड, तो वो तो ऑब्वियस है 4, है ना, 4। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं जगह जगह। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि जो पॉलन मदर सेल होता है, हमने सीखा था, जो पॉलन मदर सेल होता है वो, उसके अंदर मियोसिस होता है एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है। दैट्स इट।